Honestly, the person whom I'm going to talk to today needs zero introduction. He is known in the industry for his deep knowledge about equity, debt investing, and everything India. He's been the strongest believer in India's growth story and now believes that India's time has come. He is a group managing director of Kotak AMC, a gold medalist chartered accountant. Yes, I'm talking to you about Mr. Nilesh Shah. While we were discussing, we thought a lot many more people should get benefited out of this interview, and the best way to do that is by having a conversation with him in Hindi. So, for the first time ever, we are releasing a Hindi video. Please wish us luck. Welcome, Nilesh Shah. Thank you so much for being a part of. I mean, it's very wonderful having you here. It's always good to see you and talk to you. Thank you, Anand, for inviting me here. For a change, we want to do this in Hindi because मुझे लगता है a lot of people will love to hear you in Hindi. बहुत लोग actually उन्होंने लिखा भी है कि प्लीज हिंदी में बात करके ट्राई करो. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सो आई विल ट्राई दिस इन हिंदी. तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये अनुमान हो रहा है कि भारत इंडिया का जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है इस दुनिया. क्या आपको एक्चुअली ऑन द ग्राउंड यानी तो आर्थिक गतिविधि में ये उछाल दिख रहा है? अनडाउटेबली आनंद, ये दिख रहा है एंड हमारे लिए ये बहुत जरूरी भी है. 1947 से अगर हम देखें तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे, पीयर्स थे, वो हमें पीछे छोड़ते चले गए हैं. जापान दूसरे विश्व युद्ध में एटॉमिक बम की वजह से ध्वस्त हो चुका था. आज वो डेवलप्ड नेशंस हैं. ताइवान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सारे देश हमसे बहुत आगे चले गए हैं. चाइना 1980 में हमारे लेवल पे था, आज हमसे 5 गुना बड़ा है. ये बात छोड़िए, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश भी हमसे पर कैपिटा जीडीपी में आगे हैं. तो हमें अब ग्रोथ की रफ्तार पकड़नी जरूरी है और मुझे लग रहा है कि फाइनली हम एक तेज ग्रोथ, एक्सिलरेटेड ग्रोथ की राह पे चल पड़े हैं एंड आने वाले कुछ समय के लिए हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में बने रहेंगे. और आपको ये लग रहा है कि ऑन द ग्राउंड एक्टिविटी में भी दिख रहा है आपको ये जो बात हो रही है कि जीडीपी का? सो भारत एक बहुत बड़ा देश है. एक चीज भारत के लिए कही जाती है, वॉट एवर यू से अबाउट इंडिया, ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. आप भारत के लिए जो भी बात कहे, उसकी ऑपोजिट साइड भी सच्ची है. कोई कहता है भारत बहुत गंदा देश है. जी हाँ, कुछ प्रांत में हमें स्वच्छ भारत अभियान करने की जरूरत है, बट बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जो गॉड्स ओन कंट्री की तरह खूबसूरत है. ऑन ग्राउंड अगर आप देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे एक्टिविटी बहुत धड़ल्ले से चल रही है. टेक्नोलॉजी हुआ, फार्मा हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, ये सारे क्षेत्र में तेजी है. वहां पे ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे ऑटोमोबाइल हुआ, वहां पे ग्रोथ की रफ्तार कम हुई है बिकॉज उसके पीछे महत्तम कारण है रॉ मटेरियल शॉर्टेज. और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुए हैं. टूरिज्म हुआ, ट्रैवल हुआ, पर्सनल टच की जरूरत है, वहां पे इम्पैक्ट कोविड-19 की ज्यादा है. बट अगर हम सारी चीजों को कंबाइन करके देखें तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यह प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर है. कंजम्पशन आज भी प्री पेंडेमिक लेवल से थोड़ा नीचे चल रहा है. ये जो कंजम्पशन रिलेटेड आया है क्वेश्चन, ऑलरेडी इंडिया जो है 50% क्लोज टू 50% वैक्सीनेटेड है. तो आपको क्या लगता है इसका जो प्रभाव है ये कंजम्पशन पे पड़ेगा? क्या ये कंजम्पशन रिवाइव हो सकता है इस 50% वैक्सीनेशन के कारण? अनडाउटेबली हमें पहले चरण में जान की सेफ्टी ज्यादा थी और उसकी वजह से हमने लॉकडाउन करके ग्रोथ को सेक्रीफाइस किया. दूसरे चरण में हमने जान और बिजनेस दोनों के बीच में बैलेंसिंग किया. और आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो पहले डोज का वैक्सीनेशन भारत में अमेरिका से ज्यादा है. दूसरे डोज में अमेरिका हमसे आगे है, बट कुछ समय में हम उसे भी पार कर लेंगे. वैक्सीनेशन के तहत अब लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके.
अप्रैल मई 2020 में आप शायद ट्रैवल नहीं करते, बट राइट। दिसंबर 2021 में हिम्मत आ गई है कि अब हम ट्रैवल करें। तो अच्छा। जैसे जैसे लाइफ नॉर्मलाइज होगी वैक्सीनेशन की वजह से, वैसे वैसे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। ये जो अमेरिका की बात आपने उठाई है, तो मुझे एक एक नोट आई मीन आपका जो ट्विटर पे एक नोट था वो याद आ गया जी, जो आपने लिखा कि इंडिया का जो महंगाई है वो अमेरिका से कम है। तो आपको क्या लगता है आरबीआई ने एक्चुअली काम अच्छा किया है, बेटर किया है देन फेड? अगर मैं देखूं तो फेड एक चीज पे फोकस्ड है, उनका काम है एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रखना, ओके। एंड उसके लिए वो बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। दूसरी चीज है, फेड के पास ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, तो जितनी चाहे डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, एंड उस डॉलर से वो इंपोर्ट करके अपनी महंगाई के दर को काबू में रख सकते हैं। राइट। आरबीआई के पास बहुत सारी चुनौती है। मैं कहता हूं कि आरबीआई गवर्नर मॉडर्न डे कृष्ण भगवान के अवतार हैं। ओके। वह कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रथ चलाई थी। हम्म। जो आज के आरबीआई गवर्नर है, वो भारत की इकोनॉमिक रथ को चलाते हैं। कृष्ण भगवान को तो सारे घोड़े एक ही दिशा में मिले थे, बट हमारे जो मॉडर्न डे के कृष्ण भगवान है, उनको घोड़े अलग अलग दिशा में लगाए हैं। तो राइट। पहले वो रुपया संभालने जाते हैं, बट जब रुपया संभालने के लिए ब्याज की दरें बढ़ाते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ को सपोर्ट करने ब्याज की दरें कम करे तो महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई को कंट्रोल करने ब्याज की दरें बढ़ाए तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमारे मॉडर्न डे के जो कृष्ण भगवान है, वो एक साथ अलग अलग घोड़ों की लगाम खींच के अपने रथ राइट। को चलाते हैं। वह महंगाई को काबू में रखते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम पास करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी संभालते हैं, वह रुपये को संभालते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आरबीआई मैनेज करता है, और बखूबी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को वो आगे बढ़ाते हैं। आरबीआई जैसी सेंट्रल बैंक तो पूरी दुनिया में शायद ही कोई और हो। हमारे सेंट्रल बैंकर्स जिस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं, वो काबिल तारीफ है, और दुनिया का दूसरा कोई सेंट्रल बैंकर शायद ये काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। नोबेल लॉरेट जोसेफ स्टिग्लिट्स ने भारतीय सेंट्रल बैंक के ऊपर एक कमेंट की थी कि अगर डॉक्टर वाईबी रेड्डी, जो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, वो राइट। फेड के चेयरमैन होते तो 2008 का सब प्राइम क्राइसिस नहीं होता। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, थैंक यू। अगर आप एफआई होते इस टाइम पे जिसमें आपको इंडिया के बारे में आइडिया अच्छी तरह है, तो आपका जो एलोकेशन होता, जो इंडिया में आप इन्वेस्ट करते, आपका जो पूरे पोर्टफोलियो में कितना परसेंट एलोकेशन आप करते? सो कोई भी निवेशक हमेशा बेंचमार्क इंडेक्स के मद्देनजर रखते हुए निवेश करता है। पहले भारत का बेंचमार्क वेट 8% के आसपास था। उस समय एवरेज एफपीआई निवेश 11 से 12% के आसपास रहता था, कि मार्च 2020 से भारत की इक्विटी मार्केट में अभूतपूर्व तेजी हुई है। मार्च 2020 की बॉटम से हमारा इंडेक्स तकरीबन दुगने से ज्यादा बढ़ा है। उसकी वजह से हम 8% बेंचमार्क वेट से 12% पे पहुंच गए। लोग 11-12% वेट लेके बैठे थे, वह आज 16 से 18% वेट पे पहुंचे हैं। करेक्ट। ऑब्वियसली जब आपका पोर्टफोलियो एक देश में, एक कंट्री में इतना हावी हो जाता है, तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उसी वजह से अक्टूबर महीने से हम देख रहे हैं कि एफपीआई की सेलिंग चालू है। तो आज मैं अगर एफपीआई इन्वेस्टर होता, तो अपने पोर्टफोलियो को दो हिस्सों में डिवाइड करता। एक कोर पोर्टफोलियो जो इंडिया में ओवरवेट रहेगा, दूसरा पोर्टफोलियो मेरा सैटेलाइट पोर्टफोलियो रहेगा, जिसमें मैं टेक्निकली कभी अंडरवेट करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, कभी ओके। ओवरवेट करूंगा, बट ओवरऑल मैं इंडिया में लॉन्ग टर्म ओवरवेट बना के रखूंगा। तो आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट्स कर रहे हैं उसमें उछाल आएगा? आपको लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है जो एक्चुअली इंडिया इज डाउन बाय 10% फ्रॉम द टॉप, ऑलरेडी 10% टॉप से नीचे गिर चुका है आज का मिला के। तो आपको क्या लगता है कि जो वैल्यूएशन पे अभी है, क्या ये गुड वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यूएशन या हाई वैल्यूएशन? सो जब आप
100% आगे बढ़ते हैं बॉटम से, तो ऑब्वियसली 10% करेक्शन तो आएगा ही आएगा। हम्म, सेकंड चीज है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी फेयर वैल्यू की अपर रेंज में चले गए थे। हमारा हिस्टोरिकल पी 18 साढ़े 18 के आसपास है। हम ऊपर में 22-23 पी पे ट्रेड करने लगे थे। आज की तारीख में हमारा पी रेशो करेक्शन के बाद 19 के आसपास पहुंचा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 19 टाइम्स FY23। 23, okay. निफ्टी की अर्निंग पर शेयर मोटा मोटा 875 रुपए के आसपास आएगी FY23 में, और 16,500 निफ्टी के ऊपर मोटा मोटा 19 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग बनता है। यह फेयर वैल्यू वैल्यूएशन है। Okay. मार्च 2020 की तरह सस्ता नहीं है और जनवरी 2008 की तरह महंगा भी महंगा भी। नहीं है। क्या मार्केट फेयर वैल्यू से नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हमने खुद ने मार्च 2020 में देखा है। क्या मार्केट फेयर वैल्यू से ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा बिल्कुल। सकता है। हमने अभी अक्टूबर 21 में देखा है कि मार्केट अपनी फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर ऊपर। रहा था। जब लोग लालची हो जाते हैं तो मार्केट फेयर वैल्यू के ऊपर चला जाता है। जब लोग भयभीत हो जाते हैं तो फेयर वैल्यू के नीचे आ जाता है। बट आज की तारीख में मैं यह कहूंगा कि मार्केट अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास है। पीएलआई की जो योजनाएं हैं, जो जो आपको क्या लगता है, जो इंडिया के जो विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एंड व्हाट whom डू यू थिंक विल बी द बिगेस्ट, सबसे ज्यादा प्रमुख बेनिफिशियरीज होंगे? सो एक है कि कर भला तो हो भला। चाइना ने दुनिया को वुहान वायरस भेजा, हमने लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट और कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन भेजी। स्पिरिचुअली अगर आप देखें तो बचाने वाले की कीमत मारने वाले से हमेशा ज्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाला हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल देगा। यह स्पिरिचुअल बात हुई। स्टॉक मार्केट में तो हमें नॉन स्पिरिचुअल बातें कहनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि 1980 के दशक में भारत और चाइना एक जैसे थे पर कैपिटा जीडीपी में। हम बैक ऑफिस टू दी वर्ल्ड बने, हमारी इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक जैसी कंपनी के द्वारा, और हम फार्मेसी टू दी वर्ल्ड बने, हमारी सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा जैसी कंपनी के द्वारा। पर चाइना मैन्युफैक्चरर टू दी वर्ल्ड बन गया। उन्होंने दुनिया भर के देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीजें एक्सपोर्ट करनी चालू की। हम वो बस मिस कर गए। आज वुहान वायरस की वजह से लोगों को चाइना के ऊपर शंका हो रही है। वह चाइना+1 स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया भर के देश चाइनीज चाइना से बाहर आती हुई कंपनी को अपने वहां लाने के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। कंपटीशन बहुत जालिम है एंड हमें भी बहुत दौड़ना पड़ रहा है। फॉर्चुनेटली हमारी फेवर में एक चीज है, बाकी सारे अपने कॉम्पिटिटर देशों की मार्केट को जमा करे तो वो हमारी मार्केट के बराबर नहीं बनती। नहीं हो सकता। हमारे पास लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है और उसके तहत हम इन कंपनीज को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। पहले सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड करके एक स्कीम बनाई थी। उसमें अगर आप टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाए तो आपको कंसेशनल फाइनेंसिंग मिलता था। बहुत कम दरों पे ब्याज, बहुत कम ब्याज के ऊपर लोन मिलता था। उस टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड में क्या हुआ, जो अच्छे प्रमोटर थे उन्होंने थोड़ी बोरोइंग की और फैक्ट्री लगाई, बट जो चोर प्रमोटर थे उन्होंने गोल्ड प्लेटिंग करके बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई और पैसा साइफन ऑफ कर दिया। हमने हजारों करोड़ रुपए टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड में लगा दिया, लेकिन टेक्सटाइल क्षेत्र में वियतनाम, श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे आगे चले गए। उस चीज को देखते हुए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में सरकार ने कहा आप फैक्ट्री लगाइए, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, हम आपको मदद करेंगे कि आपकी फैक्ट्री जल्द से जल्द लग जाए। लेकिन एक बार आपने उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन चालू किया, जितना ज्यादा बनाएंगे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी इंसेंटिव मिलेगा। और उसके तहत सरकार ने 13 से ज्यादा सेक्टर्स को ढूंढा है। ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट टॉयज, API एंड बल्क ट्रक्स,
ऐसे अलग-अलग प्रकार के क्षेत्र के लिए सरकार ने स्कीम बनाई है। पिछले वीक उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भी हम्म, एक स्कीम बनाई है। एंड ये पीएलआई स्कीम भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल फोन क्षेत्र में है। एक समय था, हम दुनिया के दूसरे उपभोक्ता थे मोबाइल हैंडसेट्स के, बट अपने वहां पे बहुत कम मोबाइल हैंडसेट बनते थे। हम्म, सालाना हम 8 से 10 बिलियन डॉलर के मोबाइल हैंडसेट्स इंपोर्ट करते थे। फिर धीरे धीरे हमने पीएलआई के साथ और पीएलआई के बगैर लोगों को भारत में प्रोत्साहित किया निवेश करने के लिए। धीरे धीरे कंपनीज आने लगी। पहले तो यहाँ पे खाली असेंबली करती थी, अब धीरे धीरे वैल्यू एड होने लगी। ग्लास पैनल जो मोबाइल पे लगता है, रबर एंड प्लास्टिक कंपोनेंट, पीसीबी बोर्ड, मोटर, ये सारी चीजें अब भारत में बनने लगी। फ्रॉम 15-20% वैल्यू एड हम 35-40% के आसपास पहुंच जाएंगे। और मोबाइल फोन की जो जान है सेमीकंडक्टर चिप्स, अगर उसमें हम सक्सेसफुल हो गए तो वैल्यू एड इससे भी ज्यादा हो जाएगी। एक समय था जब भारत 8 से 10 बिलियन डॉलर बाहर भेजता था मोबाइल हैंडसेट्स की इंपोर्ट के लिए। आज भारत 1 बिलियन डॉलर का नेट एक्सपोर्ट करता है मोबाइल हैंडसेट्स का। ओके। एंड आने वाले समय में यहाँ पे जॉब्स भी खड़ी होगी, अच्छी प्रकार के मोबाइल हैंडसेट्स भी बनेंगे और उससे यहाँ पे ग्रोथ आएगी। तो जो पीएलआई स्कीम ने मोबाइल हैंडसेट में भारत को इंपोर्टर से एक्सपोर्टर और एक्सपोर्टिंग ऑफ जॉब से इंपोर्टिंग ऑफ जॉब्स कर दिया है, वैसा ही बाकी क्षेत्र में होगा। और इसके लिए सारी लोगों ने मिलके पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल बने, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। सरकार पीएलआई स्कीम के तहत बाहर की कंपनीज को, देश के उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। बट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, उनका भी साथ जरूरी है कि यह कंपनीज यहाँ पे जब आए तो उन्हें रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिले। जैसे मैंने पहले बताया, चाइना प्लस वन के लिए कंपटीशन बहुत भयंकर है। हम्म, मेक्सिको से लेके, कोरिया से लेके, वियतनाम से लेके, बांग्लादेश से लेके, सारी कंट्रीज इन कंपनीज को अपने वहां बुला रही है। तो हमें उनसे अच्छी ट्रीटमेंट देके इन कंपनीज को यहाँ पे लाना है। भारत जो मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड नहीं बन पाया 1980 के दशक में, आज उसका प्रायश्चित करने का समय है। दैट्स अ ग्रेट मैसेज। बहुत अच्छा आपने बोला पीएलआई स्कीम्स के बारे में। आई थिंक सबको अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा पीएलआई स्कीम्स क्या है। और फाइनली एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर कोई भी इन्वेस्टर आज साइड में खड़ा है या डरा हुआ है मार्केट में इन्वेस्ट करके, या नहीं तो सोच रहा है मुझे क्या करना चाहिए इन 2022 एंड बियॉन्ड, आपको क्या लगता है वो उसको क्या करना चाहिए? मैंने हमेशा देखा है आनंद भाई कि अगर आप बच्चों को समंदर के पास लेके जाए तो वो बड़ी साहजिकता से भरती और ओट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लहरें आती है, लहरें जाती है, बच्चों को उसमें मजा ही आता है। आई हम्म, थिंक वो जो बच्चों की साहजिकता है, हम्म, बच्चों का भोलापन है, वो निवेशकों को अपना लेना चाहिए। वाह, जैसे ओके। समंदर में लहरें आती है जाती है, वैसे ही मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। समंदर की भरती और ओट एक ही क्षेत्र में सीमित रहते हैं, बट मार्केट हमेशा ऊपर चला जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप जिस तरह बच्चा समंदर की लहरों को एक्सेप्ट कर लेता है, वैसे ही मार्केट की वॉलेटिलिटी को अपना लीजिए। किसी को भी फॉलो कर लीजिए। मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे आएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। राइट। एंड उसीलिए आपको ये वॉलेटिलिटी को असेट एलोकेशन के थ्रू अपनाना पड़ेगा। हम्म, अगर आपने निवेश किया और मार्केट और गिरा, कोई बात नहीं। सस्ती मार्केट में आप ओवरवेट बन सकते हैं, अपनी एसआईपी में टॉप अप कर सकते हैं। एंड इस तरह से अगर आप डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन फॉलो करेंगे तो अपने आप मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी। बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया। दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल। एज ऑलवेज आपसे बात करके हमेशा ही मजा आता है, और आपने जो एग्जांपल्स लाते हो वो हमेशा नया होता है। थैंक यू सो मच फॉर फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आनंद भाई। विश यू एंड योर क्लाइंट अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।